चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम कक्षा 12वीं जो है आपका नागरिक शास्त्र, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है, मात्र 50 दिन ही बचे हैं आपके बोर्ड पेपर में, जो आपका 22 फरवरी वर्ष 2024 में आपका 10वीं और 12वीं का बोर्ड पेपर होगा। और ये जो है 9 मार्च 2024 तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम 12वीं के जो बच्चे हैं जिन्होंने नागरिक शास्त्र यानी नागरिक शास्त्र विषय लिया है उसके बारे में चर्चा करें। देखिए, लगभग 50 दिन ही बचे हैं और जो कि सभी बच्चों ने अपने जो विषय है उसको कंप्लीट कर दिया है। बहुत से बच्चे जो हैं मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र, जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न उत्तर प्रदेश बोर्ड में पूछा गया है 12वीं का नागरिक शास्त्र, उसको लगा रहे हैं। और लगाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको लगाएंगे तो इससे एक संभावना रहती है कि आपका जो मार्क्स है वो अच्छा आएगा, साथ में गलती होने के कम चांसेस रहते हैं। और पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र है उसको लगाने से आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। और जो है कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। मॉडल पेपर से एक अच्छा खासा पैटर्न का भी एक आइडिया मिलता है और अच्छा खासा एक प्रैक्टिस होती है। तो मैं तो इस बात का सजेशन दूंगा कि इन 50 दिनों में हो सके, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो यानी सिविक्स, इकोनॉमी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, एनी अदर सब्जेक्ट, अगर आप मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगाना भी चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर आज जो हूँ नागरिक शास्त्र जो 12वीं के बच्चे हैं, जो यूपी बोर्ड के हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए आज हम बात करने वाले हैं ऐसा क्या करें जिससे हम नागरिक शास्त्र में अच्छा खासा में स्कोर कर सके। क्योंकि आपको मालूम है ये जो आपका पेपर होगा 100 अंकों का होगा, और हम ऐसा कोई स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे इन 2 महीनों में एक अच्छा खासा उन सभी पाठ्यक्रमों का, लगभग आपका जो सिलेबस है नागरिक शास्त्र का, ये 6 से 8 महीने का पाठ्यक्रम है। ठीक है, 6 से 8 महीने आपको जो होता है आपके अपने बोर्ड में आपके का जो पाठ्यक्रम है, इसको स्कूल में पढ़ाया जाता है, आपको एक समय देकर इसको पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, तो अब ऐसा क्या करें कि 2 महीने में इस 6 से 8 महीने के पाठ्यक्रम को पढ़े, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ सकते। और देखिए, पेपर में कोई भी सब्जेक्ट हो, सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जो सामान्य होते हैं, वहीं पर कुछ ना के बराबर इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन सबका अपना अपना महत्व होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका नागरिक शास्त्र का पेपर होगा, इसमें हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेटजी हम ये देखेंगे, जो रणनीति होगा हमारा, इसमें हम नागरिक शास्त्र को लेकर, इसमें पहला होगा क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, यानी क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, क्या ना पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 2 महीने में हम सब नहीं पढ़ा जा सकता है, इसलिए अभी ये हम सोचें कि सभी चीज़ों का यदि हम पढ़ें तो हम नहीं पढ़ सकते। इसलिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम छोड़ेंगे, यानी जो महत्वपूर्ण नहीं उसे छोड़ें। ठीक है, इसलिए जो महत्वपूर्ण नहीं है वो छोड़ें। अब ये सवाल उठता है कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे इस चीज़ का निर्धारण किया जाए। अब इस चीज़ का निर्धारण 2 ही चीज़ों से हो सकता है। एक है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पेपर है,
यानी पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न हैं, यानी वर्ष 2020 का अगर बात कर ली जाए, वर्ष 2022 हो गया, वर्ष 2023 हो गया, वर्ष 2022 वर्ष 21-23 आपका देखा जाए, वर्ष 2000 आपका ये 20 है, तो 20, 21, 23 का हम आप देखिए, यानी इन 4 वर्ष का हो सके तो हम क्या कर एक प्रश्न पत्र को हम देखिए, पढ़ें और ये पैटर्न को जानने की कोशिश करें कि पिछले 4 वर्षों में, क्योंकि 22 में, क्योंकि जो आपका है 22 में पेपर हुआ था, ठीक है, 21 में नहीं हुआ था, ठीक है, इसको जरा 22 कर दीजिए, 2020, 22, 23, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये देखिए कि 2020 में, 2022 में और 2023 में, या हम 2019 को भी ले सकते हैं कि इन वर्षों में प्रश्न किन टॉपिकों से पूछे गए हैं, क्या ट्रेंड रहा है, जिससे हमें पता चल सकता है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें और कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो है वर्ष 2019, 20, 22 और 23 ये पिछले 4 वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उसको हम देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है और कितना पूछा जा रहा है, ठीक है। इसे एक पैटर्न का पता चल रहा है कि वर्तमान इस समय में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये देखेंगे कि जो पैटर्न है, देखिए इस विषय का जो पैटर्न है, विषय का पैटर्न है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। विषय का पैटर्न क्यों समझे, इसका क्या रोल है, देखिए, क्योंकि इसका विषय का अगर आपको पैटर्न मालूम रहेगा तो इससे फायदा इससे दो है। पहला फायदा ये है आपको कि देखिए कि इसमें से जो भी पैटर्न होते हैं प्रश्न पूछने के, जैसे आपके 1 नंबर के प्रश्न हो गए, या आपके 5 नंबर के हो गए, 10 नंबर के हो गए, या फिर 2 नंबर के होंगे, तो सबके अपने प्रश्न पूछने की एक प्रकृति होती है। जैसे 1 नंबर पूछेगा तो आपको एमसीक्यू में भी पूछेगा, तो एमसीक्यू में क्या पूछ सकता है, फैक्ट ही पूछेगा, डाटा ही पूछेगा, या कोटेशन ही पूछेगा, यही पूछेगा ना। अगर 1 नंबर में अगर पूछेगा तो आपको क्या पूछ सकता है, फैक्ट पूछ सकता है, आपका फैक्ट पूछेगा, डाटा पूछ दिया, डेट पूछ दिया, कोई कोटेशन है वो पूछ दिया, यही पूछेगा। तो ये कहाँ से पूछेगा, फैक्ट डाटा, उन्हीं चैप्टरों में से फैक्ट पूछेगा, उन्हीं चैप्टरों में से कोई डाटा पूछेगा, डेट पे पूछेगा। जिन चैप्टरों में बहुत ज़्यादा जिक्र है डेटों का, घटनाओं का जिक्र है, डाटा का जिक्र है, या किसी प्रकार के फैक्ट का जिक्र है, जिन चैप्टरों में कॉन्सेप्चुअल है वहाँ से तो कॉन्सेप्ट पूछेगा, वास्तव 1 नंबर के पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो पैटर्न से आपको ये समझना है कि कहाँ पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देर न करते मैं दोस्तों पहले उसको मैं बताता हूँ कहाँ पर और कैसे किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो नागरिक शास्त्र का जो पेपर होगा, इसमें टोटल जो है प्रश्नों की संख्या जो होंगी वो 32 होंगी, यानी प्रश्नों की संख्या, यानी प्रश्नों की संख्या कितने होंगे, 32 होंगे। मार्क्स कितने होंगे आपके टोटल, मार्क्स कितने होंगे टोटल आपके 100 होंगे, ठीक है। अब ये जान लेते कि किधर से कितने प्रश्न पूछे हैं। पहले सबसे पहले मैं इसको एक छोटा संक्षिप्त में बताऊंगा, और बताने से पहले मैं इसको एक इरेज कर दूं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपके जो होंगे 10 प्रश्नों क्या होंगे, MCQs होंगे। 1 नंबर का होगा, आपके 10 प्रश्न होंगे, टोटल आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपके जो होंगे अति लघु, यानी वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट, ये क्या क्वेश्चन रहेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये कितने नंबर के आपके रहेंगे, 2 अंक के रहेंगे, 5 प्रश्न आएंगे, ये आपके 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपके जो होंगे लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, लघु उत्तरी प्रश्न, यानी आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ये कितने प्रश्न होंगे, अगर आप उनकी बात करें
तो ये 5 अंकों के होंगे और ये टोटल कितने प्रश्न होंगे, 6 होंगे। यानी ये टोटल ये भी 30 नंबर के आपके होंगे। उसके बाद आपके आते हैं लॉन्ग प्रश्न। इसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। इन लॉन्ग क्वेश्चनों की जो संख्या रहेगी, टोटल कितने ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, ये टोटल आपके प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 4 रहेंगे और मार्क्स इसके लिए आपको कितना दिए जाएंगे, 6। बात समझ पा रहे हैं? ये जो है मार्क्स है आपके 5 रहेंगे, ये 25 होगा, ठीक है। देखिए जो शॉर्ट रहेंगे 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 4 रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न जो लॉन्ग होगा आपका ये रहेगा आपका 6 नंबर का, यानी ये भी 24, ठीक है। उसके बाद आता है वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, यानी इसके बाद आपका आएगा वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ये कितने होंगे, जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इनके ये कितने होंगे, ये 2 प्रश्न होंगे, ठीक है। दोनों किताबों से एक एक होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ये कितने नंबर के रहेंगे, 8 अंकों के। और इस पे सही करने में आपका 16 नंबर मिल जाएगा। तो ये क्या थे, ये आपके अंक है, ये आपके प्रश्न है, कुल नंबर है, कुल योग। अब जानते हैं शब्द सीमा क्या है। इसकी कोई शब्द सीमा नहीं रहेगी। इसके 10 शब्द आपको लिखना रहेंगे, ठीक है। इस वाले के तकरीबन आपको 60 शब्द आपको लिखना रहेंगे। इसको जो है आपका जो लॉन्ग प्रश्न रहेगा इसका आपको 125 से लेकर 150 शब्द आपको लिखना रहेगा। जबकि वेरी लॉन्ग जो प्रश्न होंगे इसको आपको 250 शब्द में आपको लिखना रहेगा। आप देख लीजिए इतने सारे शब्द में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे में एक कारण आपको बता दो। देखिए कारण एकदम सिंपल है, एकदम बेसिक है, एकदम सिंपल कारण है। वो कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कारण इसमें यह है कि जो प्रश्न बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, जैसे कि ये 2 प्रश्न आपके आएंगे लॉन्ग, ठीक। जो वेरी लॉन्ग प्रश्न होंगे इनको आपको 250 शब्द में लिखना रहेगा। ये कैसे प्रश्न रहेंगे, ये फैक्ट पे आधारित प्रश्न नहीं रहेंगे, यानी इसमें कोई फैक्ट नहीं पूछेगा, इसमें कोई डाटा नहीं पूछेगा, इसमें जहाँ तक ये प्रश्न होगा तो ये घटनाओं पे होगा या कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न होगा। जैसे मैं एक प्रश्न आपको पढ़ के बताता हूँ कि किस तरह के ये लॉन्ग जो प्रश्न होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे और डाटा होंगे। आप जरा देखिए ध्यान से इस चीज को। जैसे एक प्रश्न है दीर्घ लघु उत्तरीय, दिया कि वर्तमान भारत चीन संबंध का मुख्य आधार सीमा विवाद एवं व्यापार है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी प्रश्न इससे पूछ रहा है कि वर्तमान भारत चीन संबंध का मुख्य आधार सीमा विवाद एवं व्यापार है, इस कथन की समीक्षा की। यानी भारत और चीन में जो संबंधों का जो विवाद है उसका मुख्य कारण क्या है, इसमें कह रहा है कि व्यापार है या सीमा विवाद है। यानी वर्तमान समय यदि चीन और भारत में किसी भी चर का खींचातानी है, तनातनी है, विवाद है, तो व्यापार और सीमा को बता कह रहा है इसका विवेचना कीजिए। यानी इसमें कोई फैक्ट नहीं पूछ रहा है, इसमें कोई डाटा नहीं पूछ रहा है, ये कॉन्सेप्ट पे है, यानी आपके समझ के ऊपर ये प्रश्न है, ठीक है। दूसरा, अगर इस प्रश्न को अगर आप देखें तो प्रश्न क्या है, इस प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की डिफिनेशन भी नहीं पूछ रहा है, यानी परिभाषा भी नहीं पूछ रहा है। यानी जिसको आपको 250 शब्द में लिखना है उसमें आपको कोई फैक्ट नहीं पूछ रहा है, कोई डाटा भी नहीं पूछ रहा है, कोई परिभाषा भी नहीं पूछ रहा है, केवल कॉन्सेप्ट, यानी आपने चीज़ों को पढ़ के समझ कितना रखा उसी को लिखना है। इसमें आपको ये केवल दे रहा वर्णन करें, आप चाहे तो इससे सहमत हो कि आप सहमत अगर हैं तो आप वर्णन कर सकते हैं। हाँ यार पिछले कुछ वर्षों में जैसे डोकलाम को लेकर विवाद रहा है, जैसे चीन जो है जनसंख्या में बहुत, भारत के बाद तो चीन ही है जनसंख्या में सबसे अधिक, उसका भी अपना एक मार्केटिंग सिस्टम जो है बहुत बड़ा, मार्केट भी उसका अपना खुद का बहुत बड़ा है, ठीक है।
कहीं ना कहीं भारत भी कहीं ना कहीं दुनिया में सबसे, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। इसका भी अपना एक मार्केट है। तो सामान बिक्री के लिए कोई ना कोई देश अपने मार्केट खोज रहे हैं। जैसे चीन, अगर भारत के अगर ले लो, चीन भारत को देख लो, दोनों देश की आबादी क्या बहुत अधिक है। और इतना बड़ा आबादी होने की वजह से पूरे विश्व कहें या जो यूरोप के जितने देश है उनके लिए भारत चीन एक मार्केट है। कि यूरोप के जितने देश है, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मन है, वहाँ की कोई भी कंपनी इन दोनों देशों में जाकर कुछ भी बेच के, यदि कोई भी अमेरिका कंपनी भारत में आकर एक मार्कर या पेन भी बेचे तो करोड़ों कमा सकती है चीन और भारत में, क्योंकि आबादी ज़्यादा है। कॉपी भी बेचे तो भी करोड़ों लाखों कमा सकती है डेली। तो दोनों देश क्या चाहते हैं, अपने व्यापार में अपने मजबूत करना चाहते हैं, अपने इन मार्केट को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। तो ये कारण कि चीन और भारत जो दोनों देश है, पूरे विश्व के लिए एक सोने की चिड़िया के लिए एकदम हो गए हैं। कि कोई भी देश अगर आए या कुछ भी व्यापार करे, अगर वो सक्सेस हो जाएगा तो देश करोड़ों कमाएगा। जबकि दूसरे देश की आबादी नहीं, तीसरे स्थान पे अमेरिका है जिसकी आबादी मात्र 30 करोड़ ही है, तीसरे स्थान पे है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर जो सहमत है वो लिख सकता है कि इन दोनों के विवाद का कारण क्या है, व्यापार है, सीमा विवाद है इत्यादि। लेकिन जो असहमत है वो क्या, वह असहमत है, वो क्या लिखेगा, वो ये नहीं लिखा असहमत है। जिस बात से असहमत है वो इसका नहीं लिखेगा। कहीं वर्तमान समय चीन और भारत का विवाद जो हो रहा है, ऐसा व्यापार या सीमा विवाद नहीं है, किसी चीज का और भी विवाद हो सकता है। तो इसमें आपको जो प्रश्न दिया कॉन्सेप्ट पे दिया, इसमें कोई डाटा नहीं पूछा, कोई फैक्ट नहीं पूछा। आपने अगर चीज़ों को समझा है, चीज़ों की समझ है, तो आप क्या 250 शब्द लिख सकते हो। और जो कि ये प्रश्न कॉन्सेप्ट पर है, इसलिए एग्जाम में इसमें नंबर नहीं पूछे, इसमें नंबर नहीं ज़्यादा काट सकता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं बताऊँ, जैसे मान लीजिए मैथ का यदि आपको कोई सवाल दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए 2 4 5 5 घुड़े, इसका क्या है, एकदम फिक्स आंसर है इसका कुछ और नहीं लिख सकते। कुछ और लिख दिया तो नंबर कट सकता है, एकदम गलत है। लेकिन वहीं पर अगर इसमें अगर कोई भी एक प्रश्न पूछ दिया जाए, जैसे मान लीजिए आप नागरिक शास्त्र पूछ, इसमें मान लीजिए गांधी जी के बारे में ही पूछ दिया, मान लो एग्जाम्पल तब समझ, गांधी जी के बारे में, कि गांधी जी के बारे में ही वर्णन करें। तो अगर गांधी जी के बारे में अगर 10 व्यक्ति लिख रहे हैं और 10 तरीके से वो लिख रहे हैं, तो 10 को क्या है, इसमें अच्छा खासा नंबर मिलेगा। भले 10 लोग 10 तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन 10 को अच्छा खासा नंबर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें सब्जेक्टिविटी का बहुत है, यानी ये वस्तुनिष्ठ सब्जेक्ट नहीं है, या आत्मनिष्ठ एक सब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्टिविटी का बहुत सम्मान है। इसलिए आप अगर गांधी जी पर भी प्रश्न एक पूछ दे रहा है, तो उस पर 10 लोग 10 तरीके से भी लिखेंगे तो भी 10 का अच्छा खासा नंबर मिलेगा। जबकि सबके आंसर जो एकदम अलग अलग है, फिर भी सबको नंबर मिला। क्यों? ये सब्जेक्टिविटी का, इसमें जो भी प्रश्न जो कॉन्सेप्ट में पूछे जाएंगे, यानी 8 नंबर के जो भी आपके 2 प्रश्न होंगे वो कॉन्सेप्ट पर होंगे, यानी आपके समझ पर, वो बधे बधाए उत्तर नहीं होंगे कि मैथ क्या होता है, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। उसमें अगर कोई भी अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए तो उसका उत्तर फिक्स होता है। कि अगर मैथ में अगर ये पूछ दिया तो फिक्स है, फिजिक्स में कुछ पूछ दिया कि अब बताओ तो भी फिक्स है। लेकिन जो साहित्य के जो विषय हुआ, चाहे आप इतिहास हो, भूगोल हो, समाजशास्त्र हो, इसमें जो प्रश्न होता है ना, थोड़े से स्वतंत्रता मिलती है कि अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। क्योंकि अब पूछ रहा है कि भारत चीन के विवाद का कारण बताओ, तो कई सारे कारण हो सकते हैं, उत्तर बने बनाए थोड़ा ना। बस फर्क है कि आपको आंसर राइटिंग यानी लिखने की आपको कला हो, आप इस तरह से लिखें कि एग्जामिनर पढ़ को लगे हाँ कि ये सही है, गलत नहीं है। ठीक है। तो ये जो प्रश्न होंगे किस तरह परिभाषा पर नहीं होंगे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि जब वेरी लॉन्ग प्रश्नों की तैयारी करें तो परिभाषा ना किसी चीज़ को याद करें, फैक्ट पे बहुत ज़्यादा ना जाए, बस चीज़ों को समझ रखें और प्रयास करें लिखने का। ठीक है। ये पैटर्न से आपको पता चल कि कितना और कहाँ कैसे पढ़ना है। ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग प्रश्न पर। अब लॉन्ग प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। लॉन्ग प्रश्न में आपको एक पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, उसको देखिए, फिर आपको पता चला कि लॉन्ग प्रश्न किस तरह से के पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे दिया है, शाक थेरेपी क्या थी, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव है, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपको दे सकते हैं,
सूचना के अधिकार आंदोलन से सूचना के अधिकार आंदोलन के सकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। एक प्रश्न आपको ये दिया है, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापन और पुनर्वासन की समस्या पर टिप्पणी करें। ठीक है, और भी एक प्रश्न आपको देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता के किन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता के पक्ष में किन्हीं दो तर्कों का उल्लेख करें। कहने का क्या मतलब, अब जो 5 नंबर का जो आपके प्रश्न आएंगे, ये लॉन्ग प्रश्न आएंगे, ये कैसे प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न इस तरह का होगा कि थोड़ा सा चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अभी पूछा ना, सेक्स थेरेपीवाद क्या है, अर्थव्यवस्था पर इसका कैसे प्रभाव पड़ा, भारत पाकिस्तान के विभाजन के 2 परिणामों का उल्लेख करें। इसमें कुछ चीजों को, कुछ फैक्ट का आप रटना पड़ेगा, या आपको एक 5 नंबर में आपको प्रश्न पूछ सकता है कि जो सोवियत सोवियत संघ नहीं, सॉरी, आपका जो यूएनओ है, अंतर्राष्ट्रीय संघ है, यूएनओ है, इसके जिसका स्थापना 1945 में की गए थे, इसके यह अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल रहा है, इसके दो कारण दे, 2 कार्यों का उल्लेख करें या 2 परिणामों का उल्लेख करें। तो ये आप कार्यों परिणामों को दे दिया, तो यहाँ थोड़ा सा उत्तर बंधे बधाए हो सकते, तो यहाँ आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं ये करना चाहूंगा कि जितने भी ये शॉर्ट जो 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको कारण पूछेगा। ठीक है, ये जो 5 नंबर के जो प्रश्न होंगे, ये कैसे होंगे, ये इस तरह से प्रश्न होंगे, इस तरह से प्रश्न होंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न होंगे, इस तरह के प्रश्न होंगे, इस तरह के प्रश्न होंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न क्यों होंगे, इसमें आपको 2 कारण पूछने को दे सकता है, कि जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संघ, उसकी स्थापना के 2 कारण बताइए, वह अपने उद्देश्यों को प्राप्ति में कहाँ तक सफल रहा, उसके 2 परिणामों को बताइए, भारत पाकिस्तान के विभाजन के 2 घटनाओं का जिक्र करें या 2 परिणामों का उल्लेख करें। ठीक है, इस तैयार ने इसमें कभी प्रश्न पूछेगा तो 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे कि 2.5+2.5 हो गए, जिसमें 2 कारण हो गया, 2 परिणाम हो गया, 2 घटना हो गए, 2 सकारात्मक परिणाम हो गए, 2 नकारात्मक परिणाम हो गए, या 1 सकारात्मक 1 नकारात्मक परिणाम हो गए, या थोड़े से यहाँ पर उत्तर जो होंगे आपके बधाई बधाई मिल सकते हैं। इस तरह के उत्तर आपको देने होंगे। यहाँ पर थोड़ी सी कम संभावना रहेगी कि आप अपने मन से थोड़ा सा कुछ लिख सके, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 कारण बताइए, 2 परिणाम बताइए, 2 घटनाओं का उल्लेख करें, चाहे सकारात्मक नकारात्मक चीजों हो गया, या पूछ सकता है कि अभी जैसे एक पूछा ना, सेक्स थेरेपीवाद क्या है, इस तरह की चीजों का या परिभाषा कुछ पूछ सकता है, और उसके बारे में भी लिखने के लिए आपको दे सकता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आएंगे, इसको आपको 150 शब्द में आपको लिखना होगा। तो मैं इसको इरेज कर दूं, ये आपका लॉन्ग जो प्रश्न होगा। ठीक, ठीक है, अब आइए आप शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए। जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये क्या होंगे, ये 5 होंगे, और ये जो होंगे 5 नंबर के होंगे, यानी एक प्रश्न आपको 5 नंबर का होगा, इसको 60 शब्दों में लिखना होगा। देखिए, जितने कम शब्द में आप जाएंगे, शब्द में जाएंगे, वहां पर आपसे परिणाम हो गया, कारण हो गया, घटना हो गया, परिभाषा हो गया, सकारात्मक नकारात्मक परिणाम आपसे पूछ सकता है, या और क्या पूछ सकता है, इसमें आप देखिए, उल्लेख कीजिए, यानी जितने आप कम शब्द में जाएंगे उतने 60 शब्द में लिखा, तो इसमें आपका परिणाम पूछ सकता है, आपसे कारण पूछ सकता है, घटना आपको पूछ सकता है, परिभाषा उसकी पूछ सकता है, जैसे एक सकारात्मक एक नकारात्मक परिणाम देखिए इसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि जितने कम शब्द रहेंगे उतनी कम संभावना रहती है कि आप फैल सके, इसलिए ज़्यादा फैक्ट पूछेंगे, डाटा ही पूछेंगे इसमें। जैसे मैं आपको
एक प्रश्न पढ़ के अगर मैं बताना चाहूँ तो आप प्रश्न कुछ इस प्रकार से समझिए। जैसे एक प्रश्न दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं एक प्रश्न के बारे में। आपका अब दिया है, सरकार द्वारा देश के नियोजित विकास हेतु कौन से शुरुआती कदम उठाए गए हैं? या वर्ष 1774 की रेल हड़ताल पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे रेल हड़ताल पर सन 1974 पर जो रेल हड़ताल था उसकी घटना पर प्रकाश डाली, घटना पूछ दिया। एक प्रश्न आपको पूछ दिया, आसियान समुदाय में स्तंभों और उद्देश्यों का उल्लेख करें। यानी आसियान समुदाय के स्तंभों और उद्देश्यों का उल्लेख करें। तो इसमें क्या पूछ दिया, कारण पूछ दिया, उसके उद्देश्यों का उल्लेख करें, ठीक है, उसे स्तंभों का उल्लेख करें। एक प्रश्न आपको दे सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या रहा है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है, इसमें कारण आपको पूछ रहा है। एक प्रश्न में आपको और अगर दिखाना चाहूँ तो आप इधर देख सकते हैं, कुछ इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि भारत में नियोजन की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करें। भारत में नियोजन की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। देखिए उल्लेख किया है, यहाँ प्रश्न दिया है, एक प्रश्न दिया है मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो मंडल संक्षिप्त टिप्पणी करें यानी उसकी घटनाओं के बारे में, उसके कार्यों के बारे में उसका संक्षिप्त टिप्पणी करें। आप टिप्पणी करना है मंडल आयोग के बारे में। विश्वनाथ प्रसाद जो थे इसके अध्यक्ष थे। अब जब इसके बारे में टिप्पणी करेंगे तो परिभाषा इसकी देना पड़ेगा ना कि मंडल आयोग क्या है, कब बनाया गया था, क्या है, कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, इसके क्या परिणाम थे, ये सब बनाया गया, इसके क्या परिणाम थे, इसकी रिपोर्ट के बारे में आपको कुछ ना कुछ बताना, इसने क्या रिपोर्ट दिया इत्यादि। इन सभी चीज़ों का आपको जिक्र करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा परिभाषा टाइप हो गया, ये 5 नंबर में ही पूछेगा, ये 8 नंबर में कभी नहीं आपसे पूछ सकता। तो इस तरह के प्रश्न क्या होंगे, आपके 5 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर, जिसमें आपको परिभाषा, घटना, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव उल्लेख कीजिए, टिप्पणी कीजिए, निबंध लिखिए या संक्षिप्त में विवरण दीजिए, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब आगे अगर हम बात करें, आगे थोड़ा सा अगर हम देख लें थोड़ा सा MCQ पर, वेरी शॉर्ट, देखिए आ जाइए, देखिए 10 शब्द में ये आपके होंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट। एक सेकंड रुकिए, जरा कैमरा चेक लूँ। चलिए सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो मैं कहाँ पर था, मैं आपको ये बता रहा था कि जो अब वेरी शॉर्ट जो आएगा ये 5 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के रहेंगे, 5 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर आपको मिलेंगे। अब इसका जरा देखिए क्या इसका कॉन्सेप्ट है, या समझने का आप ये प्रयास कीजिए। ये जितने भी प्रश्न आएंगे ये 1+1 करके आएंगे, ये डायरेक्ट 2 नंबर कैसे नहीं दे देगा, ये जब भी देगा 1+1 करके देगा। इसका मतलब 2 प्रश्न पूछेगा, लगेगा तो एक ही प्रश्न है, लेकिन एक ही प्रश्न में करके 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाना अगर चाहूँ, जैसे एक प्रश्न पूछ दे सामान्य सा, यूरो क्या है, यूरो क्या है, 1 नंबर का हो गया, प्लस यह कब से प्रचलित, अब ये प्रश्न पूछ दिया, आप दे दिए यहाँ पर 1+1, 2 नंबर का, यूरो क्या है आप ये बताइए, यूरो कब से प्रचलित है, एक प्रश्न पूछ दिया 2 नंबर का। अब एक प्रश्न और देखिए आपका दिया है, एक सामान्य, एक कॉमन एक शब्द, विश्व के पहले बांध विरोध आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई। इस तरह कब और कहाँ से पूछ दिया,
कब और कहाँ। यानी ये जो वेरी शॉर्ट जो प्रश्न होगा जिसको 10 शब्द में लिखना होगा, इसमें किस तरह का प्रश्न रहेंगे, कब, कहाँ, किसने, किसने, कैसे, इस तरह के कुछ प्रश्न होगा। जैसे एक कॉमन सा एकदम प्रश्न पूछा गया है, जैसे एकदम इजी है, जैसे कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की, एकदम बेसिक सा है। तो 1+1 में ऐसा पूछेगा। ठीक, एक प्रश्न और दिया है, जैसे सेटा और सेंटो का पूर्ण रूप लिखिए। ठीक है, एक और दिया आसियान क्षेत्रीय संघ की स्थापना क्यों की गई थी, इस तरह का एक प्रश्न पूछ दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक प्रश्न आपको दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किन्हीं दो का उल्लेख करें। 1+1 का ऐसा प्रश्न दिया है कि उल्लेख, किन्हीं दो का उल्लेख करें, किन्हीं दो कारणों को बताएं, इस तरह का प्रश्न आपको इसमें आपका दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपको वेरी शॉर्ट में आपको दिया जाएंगे। तो आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी इरेज कर दूं। ये 5 ऐसे प्रश्न होंगे जो 10 शब्दों में आपको लिखने होंगे। अब आइए दोस्तों, अब आ जाइए आपके एमसीक्यू पर। देखिए 10 एमसीक्यू होंगे। ये एमसीक्यू जितने भी होंगे डेट पे ज़्यादा होंगे। डेट पे 1 या 2 प्रश्न पूछेगा। ये मान लीजिए डेट पे 1 से 2 प्रश्न पूछेगा, उससे कम तो पूछेगा नहीं। ठीक है, डेट पे इसका प्रश्न पूछेगा। डेट पे 1-2 प्रश्न हर साल पूछता है। कभी कभार ऐसा होता है कि 3-3 प्रश्न पूछ देता है डेट पे। यानी डेट पे कम से कम 2 प्रश्न तो रहेगा। कोई बहुत पेपर खराब रहा तो एक डेट ही पूछेगा, लेकिन एमसीक्यू में पूछेगा। जैसे कि डेट के संबंधित आप ले सकते हैं कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। एक डेट है सोवियत संघ की विघटन कब हुआ था। एक है निम्न पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को आपको मिल सकता है। या आप आगे चल के अगर और देखें आप, तो मैं दिखाना चाहता हूँ। कभी कल ऐसा होता है ना जिसमें डेट ज़्यादा पूछता है। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, एमसीक्यू में जो भी पढ़े आप डेट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ें। डेट बेस्ड क्वेश्चन इसमें आएगा, कितना भी कम आएगा तो 2 आएगा। और कभी कभार किसी पेपर में बहुत ज़्यादा होता है तो 6-6 भी पूछ देते हैं। किसी पेपर में कितना भी कम रहेगा तो 1 रहेगा। यानी कुछ ऐसे पेपर जिसमें 1 ही पूछ देता है। किसी किसी प्रश्न में तो प्रश्न पत्र में 6-6 पूछ देता है। जैसे मेरे सामने एक पेपर है, वर्ष 2022 का है, सेट नंबर आपका है 323 ईटी। वर्ष 2022 का मेरे पास पेपर है, आप देख सकते हैं 323 ईटी का है, आप देख सकते हैं मेरे पास है। इसमें देख सकते हैं कितने प्रश्न पूछे गए। इसमें जो है डेट संबंधित 4 प्रश्न पूछेंगे। जैसे विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना किस वर्ष में हुई थी। पर्यावरण एवं स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। वर्ष 1955 में बांडुगंड सम्मेलन कब हुआ था। यानी इस तरह के प्रश्न आप सब देख सकते हैं पूछा गया है। तो यानी ये डेट बेस्ड भी प्रश्न होगा। दूसरा आप ये जानिए कि दूसरा जो प्रश्न आपको पूछेगा, इसमें जो है संस्था से पूछेगा। संस्था की स्थापना कब, किसने और कहाँ। किसी संगठन का फुल नेम, संगठन का संपूर्ण नाम क्या है, ये भी पूछता है प्रश्न में। तो यानी इस तरह के प्रश्न जो है आपकी प्रकृति के पूछे जाएंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न आपके एमसीक्यू के रूप में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू में जितने भी प्रश्न होंगे डेट बेस्ड होंगे। फिर संगठन का नाम बताइए, संस्थान का नाम बताइए, डेट आधारित, ऐसे कई सारे प्रश्न आपके पूछे
जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देर ना कर इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, तो आपका MCQ आपका हो गया। ठीक है, ठीक है, आपका जो है ये जो पैटर्न रहा, मैंने पैटर्न की मैंने चर्चा कर दिया। पैटर्न आपका समझ में आई होप आपको आ ही गया होगा। अब बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार की अगर इस चैनल से आपको सपोर्ट चाहिए तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि किसी भी प्रकार का यदि डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन जो कि आप लोग के लिए खुला हुआ है, आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब मैं बताता हूँ कि कहाँ से कितने कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए, आपका जो ये नागरिक शास्त्र यानी आपका जो है इसके दो बुक है। पहला बुक है समकालीन विश्व राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति ठीक है। दूसरी अगर आपकी किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति, दूसरा है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये दो है और ये एक, ये आपके दो किताब है। ठीक है, इस किताब में टोटल जो है आपके समकालीन विश्व में जो राजनीति है, इसमें आपके टोटल 3 इकाई हैं। इकाई की बात की जाए, इकाई 1 2 3 इकाई है। ठीक, पहले इकाई में 2 चैप्टर है, मैं इधर थोड़ा लिख दूं, इकाई 1 2 3 आपके टोटल कितने हैं? टोटल आपके जो हैं इसमें 3 इकाई है। पहले इकाई में 2 चैप्टर हैं, इसमें 2 चैप्टर। पहला आपका देख सकते हैं 2 ध्रुवों का अंत, 2 ध्रुवों का अंत है। दूसरा अगर आप देख सकते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है दोस्तों, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। तीसरा इसमें एक और चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है जिसमें है समकालीन दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। अब इन तीनों से मिला के आपके टोटल जो है पेपर में 20 अंक के प्रश्न आएंगे इन 3 चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, यानी इन 3 चैप्टरों से मिला के आप देखें तो टोटल 20 नंबर के अंक हैं, यानी 7-7 कर ले तो 7-7 नंबर का आपका हो जा रहा है। इकाई 2 में अगर हम आए तो इकाई 2 में अगर आप देखो तो आपके जो है 2 चैप्टर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहला आपका है अंतर्राष्ट्रीय, आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दूसरा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन वैश्वीकरण, यानी इस पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन वैश्वीकरण, इसको मैं लिख दूं वैश्वीकरण। ये 2 चैप्टर है। अब इससे थर्ड इकाई में तो इसमें भी कुछ चैप्टर हैं। इसमें अगर थर्ड इकाई में आप आ जाएं, ये थोड़ा सा गलत है, ये वाला जो है ना इसका है, इसका मैं इधर लिख दूं, ये थोड़ा पहले वाले हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। समकालीन विश्व में सुरक्षा,
समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, ये जो कुछ टॉपिक है इस तरह के इकाई आप में दी गई हैं। ठीक ठीक है, इसका है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, अब जैसे मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि जो पहली इकाई है आपका, इसमें 3 चैप्टर है। दूसरी इकाई में आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन या समकालीन विश्व की सुरक्षा, ये जो 2 चैप्टर हैं आपके, मैं मार्कर जो चेंज कर लूँ, ये जो 2 चैप्टर है अगर आपके, ये 2 चैप्टर है, ये 15 नंबर के हैं, जबकि वहीं पर यह और यह, ये जो चैप्टर है आपको मालूम है कितने नंबर के दोस्तों? 20 नंबर के हैं आपके 20 नंबर के ना, देख लो। हाँ, आपके जो हैं 15 नंबर के आपके ये भी हैं, ये भी आपके क्या 15 नंबर के हैं। यानी आपका जो है पहली जो पुस्तक है समकालीन विश्व की राजनीति, इसमें 3 इकाई है। इकाई 1, 2, 3, 1, 2, 3। पहली इकाई में 3 चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं। 2 ध्रुवों का अंत, सत्ता में वैकल्पिक केंद्र और समकालीन दक्षिण एशिया, ये 20 नंबर के आएंगे। जबकि इकाई 2 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसमें आपके 15 नंबर आएंगे। जबकि इकाई 3 में आपके क्या है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, दूसरा वैश्वीकरण, इसमें आपके 15। टोटल आपके चैप्टरों की संख्या बात करें तो 3, 2, 5, 5, 2, 7, यानी इसमें टोटल है आपके 7 चैप्टर और अंक हैं 50। ठीक, अंक है आपके 50 और एक अंक है आपके 50। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरी पुस्तक है इसमें भी इकाई जो है टोटल 4, 5, 6 इकाई है। इसमें भी इकाई है। इसमें अगर बात करें तो देखिए, पहले इकाई में 3 चैप्टर, दूसरे इकाई में भी 3 चैप्टर, तीसरे इकाई में भी आपके 3 चैप्टर हैं। यानी इसमें भी आपके 3 चैप्टर, इसमें भी आपके 3 चैप्टर, इसमें भी आपके 3 चैप्टर। ये आपका जो होगा ये 16 नंबर का, 18 नंबर के प्लस 16 नंबर का होगा। तो आपने क्या देखा दोस्तों, जो आपका ये 7 इसमें चैप्टर हैं, इस 7 चैप्टर से आपके 50 अंक बढ़ते हैं। इसमें अगर आप देखो 3, 3, 6, 3, 9, इसमें आपके टोटल चैप्टर 9 है, अंक है 50। यानी इसमें आपके 2 चैप्टर ज्यादा है। और स्वतंत्रता के भारत में राजनीति देखिए, स्वतंत्रता भारत में राजनीति, इससे कम प्रश्न आते हैं। कम प्रश्न आने का मतलब यह है कि इसमें जैसे प्रश्न आएगा भारत पाकिस्तान विभाजन के बारे में लिखे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जिक्र करें, या हरित क्रांति का आप जिक्र करें, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हमारे संविधान निर्माण की चुनौतियों का जिक्र करें इत्यादि, इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं कहूँगा आप भारत के रहने वाले हो, तो ये स्वतंत्रता के भारत में राजनीति, ये आपको बहुत कठिन नहीं है आपके लिए, आपको ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, या आप इसको आसानी से आप कुछ ना कुछ लिख लोगे। आपको मेहनत कहाँ करनी, इस वाली किताब पे कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर भले ही कम है लेकिन ये विश्व की राजनीति है। विश्व की राजनीति को आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें आपके जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे UNO है, WHO है, WTO है, फिर अन्य संस्था है, अन्य संगठन है।
ब्रिक्स है, फिर आसियान है, उसके बाद आपको यूएसएसआर वर्तमान में नहीं है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको नाटो है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न आ गया कब स्थापना हुई, यानी कब स्थापना, क्यों स्थापना, उद्देश्य, लक्ष्य की ओर सफलता, फिर परिणाम इत्यादि को आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इन सभी चीज़ों को पढ़ना रहेगा, तो आप इन सबको विशेष रूप से ध्यान दें और करें। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब, और आप इस कक्षा 12 के यदि बच्चे हैं तो इतिहास, भूगोल कक्षा 12 के क्लास 9 to 12 यानी कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक, यानी कक्षा 9वीं से 12वीं इतिहास हो गया आपका, भूगोल हो गया, समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया। ठीक है, इन सभी विषयों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।